अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। एक नया दिन है, नई सुबह है और क्या कहें आपको कि 1 अगस्त है, आज़ादी के महीने का आगाज़ है और बड़ा ही खूबसूरत आगाज़ है। आज जुम्मा भी है। जुम्मे के दिन का पहले मैं आपको रिमाइंडर दिया करती हूँ कि जुम्मे के दिन ढेर सारी दुआएं आपने करनी है। दरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खास एहतमाम कीजिएगा और जब दुआ मांगे तो पूरी उम्मत मुसलमान को और हम सबको अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा। तो जनाब मैंने कहा 1 अगस्त है, दो अच्छी खबरें हमें 1 अगस्त को ही मिल गई हैं और वो उनमें से पहली खबर तो अली मैच की खबर है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी आपस में। अगस्त आते ही ना हमारी दिल की धड़कनें ही ग्रीन हो जाती हैं, हमारा खून ग्रीन हो जाता है, तो उसके साथ साथ हमारे लिबास भी ग्रीन हो जाते हैं। और आप देखें कि ये 14 दिन जो है पूरी कौम ही ऐसे मनाती है और आप देखें मुख्तलिफ तकरीबात अभी से शुरू हो गई हैं और स्टॉल्स लगना शुरू हो गए। आप देखें तो सही तैयारियां अभी से। इसके साथ साथ जनाब जो अच्छी खबर की बात की है तो आपसे शेयर कर देते हैं। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में T20 सीरीज का जो पहला मार्का है वो ग्रीन शर्ट्स के नाम रहा है और जबरदस्त कारकर्दगी रही ग्रीन शर्ट्स की। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तो हम आपको उसको तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बता दें बहुत मजा आया देखने का और मैच हुआ है। एग्जैक्टली मैच एंड पे देखने वाला था और उसमें कैसे एक गिरी विकेट दूसरी गिरी, मतलब क्या मजा आ गया। उस पर हम जरा आगे चलकर तफसील से बात करते हैं और डिस्कस करते हैं और कितनी खूबसूरती से हमने मैच जीता उस पर भी बात कर लेते हैं, क्या कमियां रही उस पर भी करेंगे। एक और जी सरप्राइज है और वो अच्छी खबर है, वो जनाब हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की जो नई कीमतें हैं उनका ऐलान कर दिया है और पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे अब कमी कर दी गई है, नुमाया कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की अगर बात करें तो उसकी कीमत 1 रुपए 48 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया उसमें और डीजल की नई कीमत जो है वो 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल पर लेवी 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर बरकरार है और नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल पर भी लेवी 78 रुपए 2 पैसे फी लीटर बरकरार ही रखी गई है। तो ये अच्छी खबर थी। बिल्कुल ये अच्छी खबरें हैं। आगाज हमेशा कोशिश करते हैं हम हमारे शो का अच्छी खबरों से हो। कल भी 2 अच्छी खबरें थी, आज भी 2 अच्छी खबरें हैं, तो एंजॉय कीजिए जनाब। और ये जो शिकवा अक्सर आप करते नजर आते हैं हुकूमत से कि जब भी कमी करते हैं तो वो ज्यादा नहीं होती, वो 2 रुपए होती है, 3 रुपए होती है और जब इजाफा किया जाता है तो फिर 10-10 रुपए का किया जाता है। और अब हम देखा है कि नुमाया कमी आई है तो जनाब इसको एंजॉय कीजिए। बहुत मुख्तसर दौरानिया होता है और उसके बाद 15 दिन के बाद ये फिर रिवाइव कर देते हैं, लेकिन तब तक तो एंजॉय कीजिए आप। और इसके साथ साथ हाँ क्रिकेट में वापस आ जाते हैं, मतलब कुछ हालें नहीं संभल रही हमसे क्योंकि अब जरा मैच का हवाल तफसीलन आपसे डिस्कस करते हैं। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में आपको पता है कि T20 सीरीज का पहला जो मैच है वो हुआ, ग्रीन शर्ट से मार्का अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 14 रन से शिकस्त दे दी और वेस्ट इंडीज जो टीम है उसने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी और पाकिस्तान ने जीत के लिए 6 विकेटों के नुकसान पर 179 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब की जारहाना बैटिंग वो मैन ऑफ द मैच भी करार दिए गए। इस पर 38 गेंदों पर 57 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान ने 28, हसन नवाज 24, फहीम अशरफ 15, साहिबजादा फरहान ने 14 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 9 रन पर चलते बने, सलमान अली आगा 11 और मोहम्मद हारिस 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और वेस्ट इंडीज की जानिब से शमार जोसेफ ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार आगाज तो किया, मगर आगे सुनिए, आगे आपने देखा ही होगा 11वें ओवर में 73 स्कोर पर पहली विकेट जो है मोहम्मद नवाज लेने में कामयाब हुए। उसी ओवर में ही दूसरी विकेट गिर गई और यही नहीं, तीसरी विकेट भी उसी ओवर की चौथी गेंद पर गिर गई और फिर पाकिस्तान को संभलने का कुछ मौका मिला। और अगले ही ओवर कि हैट्रिक नहीं हुई लेकिन 3 विकेट एक ही ओवर में, और अगले ही ओवर में फिर साइम अयूब ने 5वें खिलाड़ी को आउट कर दिया और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी भी विकेट लेने में कामयाब हुए। और फिर मुकीम कैसे पीछे रह सकते थे, सुफियान मुकीम ने भी शेफर्ड को बोल्ड कर दिया और फिर मैच पाकिस्तान के हक में जाता रहा। और ये थी सारी मैच की सिचुएशन। तो मैंने कहा ना एंड पे बड़ा मजा आया देखने का, वो ये था। बिल्कुल। और अब स्पोर्ट्स के सीनियर तजज़ियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं सलीम खालिक साहब और चौधरी इरफान जहीर। सलीम साहब सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, पहली तारीख की एक और खास बात आप बताना भूल गए, पहली तारीख को सैलरी भी आती है, एक खुशखबरी ये भी होती है। हाँ ये भी है, ये खुशखबरी भी शामिल कर लेते हैं, सही कहा आपने।
अच्छा सलीम साहब बताइएगा कि ये जो मैच की परफॉर्मेंस है हमारी, हमें खुश होना चाहिए क्योंकि ज़बरदस्त खेल पेश किया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, और खासकर अगर हमारे बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने काफ़ी रफ्तार से फिर विकेटें ली हैं। तो क्या सोचते हैं आप, हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी कैसी रही? जी बिल्कुल खुश तो होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश में हम सीरीज हार गए थे, तो यहाँ भी कुछ खदशात थे कि ऐसा ही ना हो। लेकिन वेस्ट इंडीज का जो बेचारों का हाल है, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया से वो भी 8 मैच हारे हैं और उसके अलावा मुसलसल हारे ही जा रहे हैं बिल्कुल। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक है, लेकिन मुझे आखिर में तशवीश हो रही थी कि जो लास्ट 3 ओवर हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने 50 रन दिए और ये मार्जिन बड़ा होना चाहिए था फतह का, ये हमारा कम रह गया। इसी वजह से थोड़े से रन भी अगर हमने कम बनाए थे तो ये मैच फंस सकता था। 20th ओवर में भी 19 रन बने, 19th ओवर में भी 19 रन बने, उससे पहले 12 रन बने। 3 ओवर हमारे फास्ट बॉलर्स ने कराए थे। हमारा ये ख्याल था कि फास्ट बॉलर्स के आने से हमारी बॉलिंग तगड़ी हो जाएगी, लेकिन जो शाहीन ने फिर भी बेहतर बॉलिंग की, लेकिन हारिस की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही। और फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस पे भी सवालिया निशान है एज अ बॉलर, और फील्डिंग में भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया था। लेकिन पता का क्रेडिट जाता है स्पिनर्स को, जिस तरह नवाज ने विकेटें ली और सुफियान ने बहुत प्रेशर डाला। सुफियान की उम्दा बॉलिंग उनको खिलाते नहीं थे, आज मौका मिला तो उन्होंने वेस्ट इंडीज को काफी दबाव का शिकार रखा और रन नहीं बनाने दिए। उस चक्कर में विकेटें गिरी। साइम ने भी बॉलिंग में 2 आउट किए। तो ये मैच 6 विकेटें तो स्पिनर्स ने ली हमारे। तो बैटिंग में टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस बेहतर रही क्योंकि 50 चले एक ही थी, लेकिन T20 क्रिकेट में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी बहुत बन जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा तो इरफान भी हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। इरफान, व्हाट्स योर टेक, कैसा लगा आपको ये मैच जो आज का था? और हम तो बड़े एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं जैसे ही हमारी टीम जीत जाए, भले ही मार्जिन जैसे सलीम खालिद साहब कह रहे हैं कि मार्जिन और भी बढ़ सकता था, लेकिन अभी 14 रन के मार्जिन से हम जीते हैं। आप क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत अस्सलाम वालेकुम, और सलीम खालिद साहब को भी। देखिए होता ऐसे ही है हमेशा कि जब आपकी विक्ट्री मिलती है तो आपके कई भी लूप होल जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, डेफिशिएंसीज का पता नहीं चलता। बट आप एक चीज माइंड में रखिए कि जो वेस्ट इंडीज है वो पिछली को 5-6 सीरीज हारी हुई है। आज दो कि हमारा भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हम भी कोई ऑलमोस्ट 31 मैचेस खेले हुए, जिसमें से सिर्फ 8 मैचेस पाकिस्तान जीत पाया है। तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बुरा रहा है, और इसीलिए आपको रैंकिंग में भी काफी एंड में ये दोनों टीमें नजर आ रही हैं, और इन दोनों को अनप्रेडिक्टेबल भी कहा जाता है। बट जीत होती है जी। पाकिस्तान अच्छा आगाज किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान 10-15 रन शॉर्ट था, ज्यादा करने चाहिए थे। आपको याद होगा अभी जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से ये 5 मैचेस की सीरीज हारे हैं, ये भी हर मैच में 200 प्लस करते रहे, खासतौर पर लास्ट 3 मैचेस के अंदर। फिर इसी तरह जैसे सलीम साहब भी जिक्र कर रहे थे कि मार्जिन ये बड़ा होना चाहिए था। पाकिस्तान का रिसेंट पास के अंदर, व्हाइट बॉल के अंदर, T20 और ODI में सबसे बड़ा जो मसला रहा वो यही रहा कि हम डेथ बॉलिंग बहुत बुरी करते रहे, और डेथ बॉलिंग में हमें बहुत रन कंसीड होते हैं। जिस तरह आज भी 3 ओवरों में 50 रन कंसीड हुए। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अब आपको हसन अली को अगर आपने रखा है तो वो डेफिनेटली आपकी टीम का पार्ट बनता है, आप किसी तरह बाहर नहीं कर सकते। आप ठीक है, ये बात जरूर कर सकते हैं कि फहीम अशरफ को भी आप लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बैटिंग में आपको बेहतर करके देते हैं। बट जब आप इतनी लंबी बैटिंग खिलवा रहे हैं और आपने फखर को भी डाल दिया है, तो फिर आपने अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना था, और आपने कहीं ना कहीं चैलेंज करना था लास्ट ओवर्स के अंदर। तो हसन अली को आपने प्रिपेयर करना था, क्योंकि हमने देखा है कि हारिस रऊफ लास्ट 2 साल से डेथ ओवर में बहुत रन दे रहे हैं। इवन शहीन का भी ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा है, इसी तरह का बुरा है, वो भी सबसे एक्सपेंसिव बॉलर कंसीडर होते रहे हैं लास्ट 2 साल के अंदर। तो आप हसन अली कैसी कमोडिटी थे जिसको आप ट्रस्ट करके बना सकते थे, आप टीम में डालते, और आपकी टीम का जो कॉम्बिनेशन था फास्ट बॉलिंग का वो बेहतर हो सकता था। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इधर गलती की है। दूसरा, अबरार के ऊपर भी आपने बहुत इन्वेस्ट किया 1 साल से। आपने कहा जी हमारा एक ही बॉलर है और सबसे बेहतर है, फिर शादाब आते हैं, फिर चले जाते हैं इंजरी की वजह से। तो फिर आपने नवाज पे एकदम से ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, तो अबरार को आपने कहीं ना कहीं एकदम साइडलाइन कर दिया। इसी तरह सुफियान के साथ आप करते रहे। सुफियान को भी 1 साल में किसी भी सीरीज के अंदर कंसेक्टिव नहीं खिलाया गया, कभी एक मैच खिलाया, कभी खिलाया ही नहीं है, कभी टीम में ही नहीं रखा। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बट हम जब यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेला है, जीता है, जो पिच थी बेहतर थी। मुझे याद है कि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप का भी एक मैच आयरलैंड के अगेंस्ट हमने खेला था, बट वो पिच बहुत मुश्किल थी। वो समहाउ 106 रन के करीब आयरलैंड ने किया था, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने जस्ट 3 विकेटों से वो मैच जीता था। 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे पाकिस्तान के। तो ये उसके बेहतर काफी पिच नजर आ रही थी, बाउंड्री
कि डायमेंशन छोटी थी। तो वेस्ट इंडीज ने भी आके एंड में आके अच्छी फाइट बैक की कोशिश की, बट अगेन दो ऐसी साइड का मुकाबला था जो आप सोचते हैं कि अच्छा खेलेंगे बट वो अच्छा खेलती नहीं है, इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि अपनी इंटेंट को थोड़ा मजीद बेहतर करना पड़ेगा, चाहे वो बैटिंग की बात करते हैं बॉलिंग की करें। बिल्कुल। और सलीम साहब, हम ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं हो रहे हैं ये कहते हुए कि अभी मजीद रन से भी जीता जा सकता था, क्योंकि अगर आप जीतते हैं मैच तो 1 रन भी काफी होता है, तो कितने रन आपको मजीद लगता है कि चाहिए थे हमें अगर हम इसको एक मुनासिब और अच्छे तरीके से जीते? और दूसरा ये बताइएगा कि हमने पिछले दिनों जो सीरीज खेली है बांग्लादेश के साथ, उसमें तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन वेस्ट इंडीज तो एक तगड़ी साइड है जो बेहतर क्रिकेट खेलती है, तो उसमें हमारी कारकर्दगी बेहतर रही है। इसकी क्या वजूहत आप देखते हैं? देखिए, रन्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आखिर के 2 ओवर थे उनमें 19 रन बने, यानी 38, और उससे पहले जैसे मैंने बताया था शाहीन ने भी 10 रन दिए थे। 50 रन 3 ओवर में देना ये एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर आप सोचें कि थोड़े से रन पाकिस्तान के 10 रन भी कम होते ना तो ये मैच तो निकल सकता था हाथ से, क्योंकि फिर वेस्ट इंडीज भी और ज्यादा एग्रेसिव होता, कोशिश करता। तो यहाँ हमें बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए। जब मैच हमारे हाथ में आ गया था तो फिर इस तरह से जिस तरह मजे से वो छक्के लगा रहे थे, ये होना नहीं चाहिए था। हर मैच में इतना बड़ा स्कोर नहीं बनेगा, कभी आपको हो सकता है 150 भी चेस करना पड़े तो फंसेंगे। दूसरी बात, ये बेचारे वेस्ट इंडीज का तो हाल ही बुरा है, वो तो पहले हुआ करती थी अच्छी साइड। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 10 मैचों में 8 मैचों में किसी एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और वो जीत जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नाम को नहीं रही वेस्ट इंडीज को। इसीलिए आपने आज नोट किया होगा कि स्टेडियम तकरीबन खाली था, बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 2 रोज कबल ये ऑफर भी एक की थी कि एक टिकट खरीदें, दूसरे टिकट मुफ्त हासिल करें, फिर भी लोग नहीं आए। फिर अमेरिका में पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, कुछ लोग ही आए थे, उस तरह नहीं आए जिस तरह होते हैं। हालांकि मैंने यहाँ अमेरिका में वर्ल्ड कप का जो मैच था वो एक देखा था जो इंडिया के खिलाफ हुआ था, उसमें तो बिल्कुल स्टेडियम में जगह भी नहीं थी। तो ऐसा जो है ये चीज वो न्यूयॉर्क के आरजी स्टेडियम में था, ये दूसरी जगह है लाउडर। तो इस चीज में दोनों टीमों से ही उनके शायकीन नाराज हैं, दोनों टीमों का ही हाल बहुत बुरा है। ऐसे तो पाकिस्तान जीत गया, अच्छी बात है, लेकिन जो हामियां हैं उन पे नजर रखनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि किस तरह बेहतर बना सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि इसके बाद है एशिया कप। वहां पर आपको उससे पहले जो एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट भी होगा, लेकिन असल इम्तिहान एशिया कप में है। वहां आपको इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं चलेगी। वहां पर पोस्ट प्रोबेबली इंडिया भी आएगा, अभी तक तो नखरे दिखा रहे हैं, लेकिन होपफुली मैच होंगे, हो सकता है फाइनल में पहुंचे 3 मैच हो जाए। तो डू यू थिंक इस परफॉर्मेंस पे हम इंडिया से जीत सकेंगे? नहीं, तो वहां पे इस तरह नहीं होगा। तो अभी हमें बहुत बेहतरी लानी है, टीम कॉम्बिनेशन बेहतर बनाने की जरूरत है। एक तो हम फहीम अशरफ को ऑलराउंडर कहते हैं, मुझे सख्त एतराज है इस पे, किस बात का वो ऑलराउंडर है। आज उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया, बॉलिंग आपने देखी किस तरह से वो पिटते हैं, बैटिंग में कभी कभी थोड़े रन बना लेते हैं, लेकिन ऑलराउंडर हम जिसको कहते थे वो थे शाहिद आफरीदी, वो थे हमारे वसीम अकरम, इस तरह के जो प्लेयर थे हम उनको ऑलराउंडर कहते थे। अब हम फहीम अशरफ जैसे प्लेयर्स को ऑलराउंडर कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगले मैच में फहीम साहब को बिठाकर हसन अली को लाना चाहिए, 10-20 रन तो वो भी बना लेते। अच्छा इरफान, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जिस तरह से सलीम खालिक साहब ने भी बात की है कि अभी हमें मज़ीद वर्किंग की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे टीम कॉम्बिनेशन में भी, क्योंकि आगे जो कड़ा इम्तिहान है वो दुरुस्त कह रहे हैं कि एशिया कप का है, तो उसके लिए आपको लगता है कि हम प्रिपेयर्ड हैं? जी, मैंने तो बिल्कुल जिक्र इसी चीज़ का किया शुरू में कि पाकिस्तान का जब मैंने स्क्वाड देखा सुबह, तो एक ही प्लेयर मुझे सबसे पहले स्ट्राइक किया कि हसन अली क्यों नहीं है। जब आप बॉलिंग को बेहतर करने की बात करें, और पाकिस्तान का जो डिक्लाइन है ना 2 साल का, उसकी सबसे बेसिक और जो बड़ी रीजन थी वो बॉलिंग थी कि बॉलिंग में पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। इसी वजह से आपने देखा कि ना शाहीन रन विकेट लेते थे, ना हारिस रऊफ लेते थे, फिर रन्स बहुत ज्यादा देते थे। फिर नसीम शाह की भी देखा कि इंजरी के बाद कमबैक अच्छा नहीं था, तो आप फिर हसन अली को लेके आए। तो हसन अली ने PSL के अंदर देखें, जो पाकिस्तान के अंदर व्हाइट वॉश किया था हमने बांग्लादेश को, उसके मैचेस के अंदर बॉलिंग देखे तो हमें लगा कि हसन अली बेहतर, और काउंटी के अंदर भी मैचेस के अंदर हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी। तो जो एक प्लेयर इन फॉर्म होता है उसको बनाने की जरूरत होती है। साहबजादा फरहान की हम क्या बात करते रहे कि एक ऐसा प्लेयर जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले, 1 मंथ के अंदर 4 सेंचुरियां की है, 72 छक्के लगाए थे अभी तक उसने इस मैच से पहले, तो आप कैसे बाय कर सकते हैं? इसी तरह हसन अली को ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है और आप कहते हैं कि जी अब हमारे
प्लान्स का वो पार्ट है, आपने उनको T20 के अंदर कंसीडर कर रहे हैं या इवन लॉन्गर फॉर्मेट में भी आप सोचते हैं, तो उनको खिलाना पड़ेगा। माइक हैसन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आता है, ये सारे ऑलराउंडर भर लेते हैं, और खासतौर पे जिस तरह इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की डिफीट भी हमने देखी कि हर मैच के अंदर 5-5, 6-6 चेंजेस करते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक प्रॉपर टीम का कॉम्बिनेशन ही बने देते। दूसरा ये जो ऑलराउंडर को बार बार डालना, अब देखे ना नवाज, अगर आपको स्पिन विकेट लग रही है, चले नवाज को आपने डाल दिया, अब किस तरह हो सकता है कि फहीम भी उस टीम में खेलेगा? और मैंने तो शुरू में कहा कि फहीम की जगह हसन अली होना चाहिए था, और जिस 8वें नंबर पे आप आके फहीम का जो रोल है, हसन अली उस पर अच्छा खासा वो आके वो भी बैटिंग उतनी कर लेते हैं। कोई इतना वो बांग्लादेश की कंडीशन डिफरेंट थी, उसके अंदर चले आपने बैटिंग को स्ट्रेंथन करना था, वो 115-20 वाली विकेट्स थी। बट ये जो है लॉर्डन की जो पिच है, ये कंपैरेटिवली बेहतर नजर आ रही है, और आपने अपनी बैटिंग को पहले ही ऑलरेडी स्ट्रेंथन कर दिया है। आपने एक बैटर पहले ही एक्स्ट्रा खिलाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि साहबजादा भी खेल रहे हैं, फखर भी खेल रहे हैं, और आपकी बैटिंग ऑलरेडी 6-7वें नंबर तक तो पहले ही ठीक है, और टोटल 20 ओवर आपने खेलने हैं। अगर आप इतने माइंडसेट, डरे हुए माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं कि नहीं जी हमने 8वें नंबर पे भी फहीम को ही रखना है, तो ये आपकी माइंडसेट को बताती है कि आप कितने स्केर्ड है। तो आप अगर कहीं ऐसा बॉलर खिला देते हैं जो जिस तरह इन्होंने 2 ओवरों में 30 दिया है, या इससे ज्यादा भी वो उनको होंगे रन आगे, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगले मैच की? देखिए स्ट्रेट वे हसन अली आपकी टीम में आता है फहीम अशरफ की जगह, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपने अगर फ्यूचर प्लानिंग को भी देखना है, ये तो शायद लग रहा है कि शादाब के लिए ही स्टेज सेट है कि आप जिस तरह कभी सुफियान मुकीम को नहीं खिला रहे थे जब बनती थी जगह, हमने हर मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट बात की कि उनकी टीम में जगह बनती है, नहीं खिलाया गया, अब इब्रार नहीं खिलाया जा रहा। इसका मतलब तो मुझे क्लैरिटी से नजर आ रहा है कि जैसे ही शादाब फिट होंगे तो वो स्ट्रेट वे टीम में आ जाएंगे। कोई आपका दूसरों 2 स्पिनर कंटिन्यूसली बेसिस पे खेल ही नहीं रहे। नवाज को वो एक रोल दे दिया गया है जो शादाब को था। ये पाकिस्तान में सिर्फ होता है कि आपकी जो स्क्वाड के लोग होते हैं वो नहीं खेलते, बाहर से जो टीम में आता है वो स्ट्रेट वे आके टीम में खेलता है। आपको वर्ल्ड कप में याद होगा उस्मान खान चैंपियन ट्रॉफी में वो टीम का पार्ट था, वो नहीं खेला, बाहर से अगर आते हैं इमाम और वो आके मैच खेल जाते हैं। तो ये आपको क्लैरिटी बताता है कि आपको यही नहीं मालूम कि जो स्क्वाड का पार्ट है, जो डगआउट में बैठा है वो बेहतर है, जो बाहर से आता है वो एकदम उससे बेहतर हो जाता है और वो टीम में खेलता है। ये आपको क्लैरिटी और जो थॉट प्रोसेस है ना कोच का या इवन कप्तान का तो मैं नहीं कहूंगा, मेरा नहीं ख्याल ये कप्तान इतना वो स्ट्रॉन्ग जिसे कहना चाहिए, ये अथॉरिटेटिव है कि वो अपने डिसीजन ले पाएगा। मेरा ख्याल है 100% ही सब कुछ कोच कर रहा है। और अभी तो जिस तरह आपने लास्ट दिन की सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात ये भी सुनी होगी कि टीम भी हम सिलेक्ट करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सिलेक्टर्स पे भी आ गया जी। 5 सिलेक्टर्स हैं और वो कह रहे हैं कि 25 जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं सिलेक्टर्स, हम 15 सिलेक्ट करते हैं। और 25 तो कोई भी बोर्ड का आता जाता कोई भी किसी भी डेजिग्नेशन के ऊपर है, उससे कह देंगे 25 तो किसी के लिए मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम तो होता ही 15 के ऊपर है। तो एक तो सिलेक्टर्स के रोल के ऊपर इधर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपका सिस्टम किस तरफ जा रहा है। आपने तो आप कोच सिलेक्टर, आपने टीम की बात की है। इरफान सलीम साहब, आपका क्या टेक है नेक्स्ट मैच में किस तरह से एंटर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने एक फतह समेट ली है। नेक्स्ट मैच में ज्यादा एग्रेसिव स्टाइल से इनको आना चाहिए और बॉलिंग में बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है। जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि डेथ ओवर में बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए, खासतौर पे जो हमारे सीनियर बॉलर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि शाहीन ने जो शुरू के 2 ओवर किए बहुत अच्छे किए, आखिर में उनको थोड़े रन बने, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें उनकी परफॉर्मेंस सही थी। हारिस यूजुअली होते ही है महंगे साबित हो, ये आज भी बहुत महंगे साबित हुए। और फहीम की बात हो रही थी, फहीम की भी बॉलिंग अच्छी नहीं रही, स्पिनर्स ने अपना अच्छा किरदार अदा किया। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में थोड़ा थोड़ा करते रहे सब साइम के बाद। साइम ने तो 50 की, बाकी सब ने भी थोड़ा थोड़ा टॉप ऑर्डर में कंट्रीब्यूट किया। T20 में हमने कहा था ऐसे ही होता है, 20 रन भी बनाए 25 रन भी बनाए एक अच्छा स्कोर लग जाता है। लेकिन जो ऑलराउंडर हमने खिलाए थे वो ऑलराउंडर, उनकी जो परफॉर्मेंस थी बैटिंग में वो इतनी खास नहीं रही। फिर सलमान अली आगा को बहुत इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है एज अ बैटर भी, क्योंकि हमने आज भी देखा कि उनसे हिटें नहीं लग रही थी इस तरह की। और बांग्लादेश में भी हमने देखा एज अ बैटर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, क्योंकि इससे होता ये आप एज अ कैप्टन परफॉर्म ना कर पाए तो सवाल उठने लगते हैं, लोग आपकी टीम में जगह पे सवाल उठाते हैं, फिर आप खुद प्रेशर में आ जाते हैं कि यार मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा, फिर टीम को छोड़ देते हैं कि अपने ऊपर ज्यादा सोचने लगते हैं।
तो इससे डबल नुकसान होता है टीम को भी, अपने आप को भी। तो सलमान को क्योंकि खास तौर पे एज ए कैप्टन उनको लेकर आया गया था, तो उनको भी बहुत अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने की जरूरत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, हम बात कर रहे थे। खैर हम खासे खुश है कि आज़ादी का महीना शुरू हुआ है और हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। अल्लाह करे कि आगे भी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसे ही रहे। अब जरा जिक्र कर लेते हैं 9 मई के मुकदमात का, जिसने तहरीक इंसाफ को बहलाकर रख दिया है। सरगोदा लाहौर की अदालतों के बाद फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला अब सुना दिया है और मजमूई तौर पर 196 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। 146 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा, मुतादिद रहनुमाओं को 7-7 और कई रहनुमाओं को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और सजा पाने वालों में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज, जरताज कुल, साहबजादा हामिद रजा और शेख राशिद शफीक और दीगर नामवर जो रहनुमा है वो भी शामिल है। लेकिन फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल हम कास्त्रो समेत 88 अफराद को बरी भी कर दिया गया है। उधर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जिनमें साबिक सदर आरिफ अलवी, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शिबली फराज, फैसल जावेद और सलमान अकरम राजा समेत दीगर भी रहनुमा शामिल हैं। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं की सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान करते हुए ये कहा है कि जमहूरियत के लिए आज अफसोसनाक दिन है और आइंदा के लाहे अमल का जल्द फैसला भी करेंगे। 9 मई की सजाओं और नाअहलियों के बाद PTI का सियासत क्या होगा और ये PTI की सियासत के लिए कितने तबाहकुन है, इस पर तफसील से हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे ट्रंप की मेहरबानियों पर। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने मुल्की सियासत पर बात की थी, अब बैनुल-अक़वामी सियासत पर बात करते हैं। और चूंकि ट्रेड डील्स का दौरा है और उसका जिक्र हमेशा रहता है, तो अब मईशत पर उसके क्या असरात होंगे उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत को हर मैदान में सुबकी का सामना है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल भारत को ये याद दिला रहे हैं कि उन्होंने पाक भारत जंग बंद करवाई है। और रात गए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई है, अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। शायद एक दिन ऐसा भी आए जब पाकिस्तान तेल भारत को फरोख्त करेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि वो व्हाइट हाउस में तिजारती मुआहदे करने में इंतहाई मसरूफ हैं और उन्होंने बहुत से ममालिक से बात की है और हर रहनुमा अमेरिका को बहुत खुश करना चाहता है और ट्रेड डील्स करना चाहता है। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने कहा कि बहुत से ममालिक टैरिफ में कमी की पेशकश भी कर रहे हैं और उन तमाम इकदामात से अमेरिका का तिजारती खसारा कम होने में मदद मिलेगी और इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि वो रूस के साथ क्या तिजारती मुआहदा करते हैं इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उनको इसकी परवाह है और भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां लगा देंगे। ये कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं तो जनाब वहां पर भी तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमारे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अहम तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है और मुआहदे का मकसद दो तरफा तिजारत के फरोग और मंडी तक रसाई है। जी हाँ, तो जनाब अब ज़रा बड़ी खबर है इस खबर के अंदर भी, वो ये है कि अमेरिका ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद कर दिया है। ये वो मेहरबानी है जिसका ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र भी किया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जवाबी टैरिफ आयद किया है जबकि भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। इस तरह जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई है। और दूसरी जानिब रात गए अगर हम बात करें, आगाज में भी आपको बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें भी नुमाया रिलीफ दिया गया है और स्टेट बैंक ने शराय बरकरार रखी थी। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के कितने मुफाद में है और इससे FDI कितनी मुतवक्के है, ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं अयूब मेहर साहब और हमारे मुआशियात हैं डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये ट्रंप की मेहरबानियों का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि जिस तरह से हमें रिलीफ दिया गया है टैरिफ में, ये मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद खबर है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकती है? देखिए, खुशाइंद खबर तो थोड़ा सा इंडिकेशन जो है वो कल मिल गया है। अगर आप साउथ एशियन में स्टॉक मार्केट्स के कल के फिगर्स देखें
उसमें पाकिस्तानी मार्केट जो है वो एक दिन पहले डिक्लाइन में थी इंटरेस्ट रेट की शायद इम्पैक्ट की वजह से, जो कल बहरहाल जिसने इम्प्रूव किए है, और साथ जो नेबर कंट्री है इंडिया, उसकी मार्केट बहुत बुरी तरह कल क्रैश हुई है। तो वो एक इंडिकेशन तो मार्केट से मिल गया है। इस ज़माने में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो हमारा अमेरिका बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है पाकिस्तान का। उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को अगर हम ट्रेड को देखें, इंटरनेशनल ट्रेड जो हम उनसे करते हैं, उसमें नंबर 1 पे है यूरोपियन यूनियन, दूसरे नंबर पे, वो पहले नंबर पे है इस वक्त। और उससे अमेरिका से जो पाकिस्तान का ट्रेड है वो सरप्लस में जाता है। हम ट्रेड सरप्लस में लगभग $3 बिलियन का हमें सरप्लस हो जाता है। तो वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। खुशाइंद आपने कहा कि इसको हमें ताज़ा हवा का झोंका समझना चाहिए। बिल्कुल, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ठीक है 19% टैरिफ तो पाकिस्तान पे रहेगा, तो अभी भी है, इंडिया पे 25% है, लेकिन जो पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको समझने की ज़रूरत है वो ये कि इंटरनेशनल मार्केट में जब पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो हम सेल करते हैं उसमें ज़्यादातर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होती हैं या रॉ मटेरियल या एग्रीकल्चर जिसको प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं, वो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं। उसमें इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट में कुछ बेनिफिट्स हासिल थे जो पाकिस्तान को हासिल नहीं थे। सबसे बड़ा उसमें जो एलिमेंट आता है वो इंडिया में जो उसका इंडियन प्रोड्यूसर है वो बहुत कम्पिटिटिव प्राइस पर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट ऑफर करता है। पाकिस्तानी प्रोड्यूसर उस प्राइस पर नहीं बना सकता। हमारे यहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होने में कुछ हमारे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज हैं कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों ज्यादा है। जाहिर है उसमें एनर्जी प्राइसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कास्ट है, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी की एक्सपेंडिचर है। इन सब चीज को मिलाते हैं तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में ज्यादा थी। लेकिन उससे बहुत ज्यादा एक बड़ा जो पहलू है वो ये कि अमेरिका अपने प्रोड्यूसर्स को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी और पार्टिकुलरली जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसमें इंडिया अपने प्रोड्यूसर को सब्सिडीज देता है। माजी में भी देता रहा है, अभी भी दे रहा है, और उसको सब्सिडीज बहुत साइजेबल सब्सिडीज होती हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो सब्सिडीज एक तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता और दूसरे हम अपनी IMF कंडीशनलिटीज की वजह से हमें अलाउ भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है। इंडिया को स्पेशल WTO से परमिशन है, IMF की इंडिया को इसलिए परवाह नहीं है कि इंडिया ने IMF का लोन नहीं देना, वो उससे एग्रीमेंट में नहीं है, पाकिस्तान एग्रीमेंट में है। तो हम क्योंकि वो सब्सिडीज नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं थी। अब जब इंडिया पे 25% टैरिफ है और पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये वो ताज़ा हवा का झोंका है। ठीक है 19% तो हम पे लग रहा है, लेकिन हमारे कंपटीटर पर उससे ज्यादा टैरिफ लग रहा है, तो हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अब कम्पिटिटिव हो जाएंगी। और डॉलर का जो इन्फ्लो है पाकिस्तान का, वो आप भी समझती हैं, सब लोग समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि एक तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो हमें बिल्ड करना है, वो बिल्ड करने से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया तो डॉक्टर साहब फिर आपको लगता है कि इससे फिर पाकिस्तान को ये फायदा होगा और फिर जो इंडस्ट्रीज उधर लग रही थी उनका इधर टिल्ट आप देख रहे हैं? जी, इसलिए स्टॉक मार्केट ने उस पर पॉजिटिव एक रिएक्शन भी दिया है कि वो इंडस्ट्री जो है जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट उन इंडस्ट्रीज में बढ़ सकती है। बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ेंगी और प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी, यकीनी तौर पे बढ़ेगी। तो उससे पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगी और बात यहाँ खत्म नहीं होगी। इसमें आप देखें जो कल बयान आया है, जो पॉलिसी स्टेटमेंट आई है US की जानिब से, उसमें सिर्फ ट्रेड तक बात है पाकिस्तान के लिए। दूसरी कंट्रीज में ट्रेड की बात हुई है, पाकिस्तान के लिए बात सिर्फ ट्रेड तक नहीं रही है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात भी की गई है, FDI की चांसेस पैदा हुए हैं, खासतौर पे ऑयल इंडस्ट्री में जो इंडिकेशन दी गई है। ये हिस्टोरिकल एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो जियोलॉजिकल सर्वेज हैं उसमें है कि पाकिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज खासतौर पे ऑयल जो है, ऑयल के बहुत बड़े मिनरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में रिजर्व्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही थी। उसके कुछ रीजंस हैं, वो कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस है। रिजर्व्स मौजूद हैं, उस पर इंटरनेशनल कंसेंस है, एग्रीमेंट है, लेकिन एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही थी, ड्रिलिंग नहीं हो रही थी। तो जब उन्होंने कहा है कि हम कोई यहाँ तक कहा है कि हम कोई अमेरिकन कंपनी सर्च कर रहे हैं, ड्रिलिंग की कंपनी, तो इसका मतलब है कि ड्रिलिंग कंपनी के सर्च करने का मतलब है कि FDI नियर फ्यूचर में आने के चांसेस की तरफ इंडिकेशन दी गई है। अगर FDI आती है तो यकीनन मजीद इन्फ्लो होगा
डॉक्टर साहब, आपको ये लगता है कि इस वक्त एक बड़ी इकोनॉमी को छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप छोटी इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या यही वजह हो सकती है कि मिनरल्स की बात है और उसके साथ ये फ्यूल की बात है? और हम ये देख रहे हैं कि जब टैरिफ मुतारिफ करवाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, उनको कहा जा रहा था ये एक ऐसा इकदाम है जिससे उनको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अभी तो ये महसूस होता है कि उन्होंने फिर तवज्जो सारी दुनिया की अपनी जानिब कर ली है, सारी कौमों की, सारी मुल्कों की, और टैरिफ हर कोई निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। बेसिकली ये जो रिपब्लिकन आए हैं और खासतौर पे ट्रम्प, इसमें पॉलिसी ये थी, दो जो के पास अल्टरनेटिव चॉइस है। जो डेमोक्रेटिक्स का स्लोगन था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कहते थे कि लिबरलिज्म होना चाहिए, टैरिफ को खत्म करना चाहिए, टोटल लिबरल होना चाहिए। लिबरल रहते हुए हम कम्पिटिटिव हैं, अमेरिका बड़ी इकोनॉमी है, लिबरल होने का बेनिफिट लेगा और हम फायदे में रहेंगे। लेकिन इनका ये प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। अगरचे अमेरिका WTO का बानी है, लेकिन अब ये रिपब्लिकन ने फील किया है कि हमें प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाना चाहिए। पहले जो है हम सबसे पहले हम अमेरिका का मफाद देखेंगे, अमेरिकन को प्रोटेक्ट करेंगे। अमेरिका में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो थी वो आउटफ्लो कर गई थी, वो दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इसलिए कि दूसरी कंट्रीज में रॉ मटेरियल और लेबर सस्ता पड़ता है, वहां प्रोडक्शन करते हैं, चाइना में, इंडिया में, वहां प्रोडक्शन करके वही चीज अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की बेस पे जो चीज मैन्युफैक्चर हुई होती है उसको हम अमेरिका में इंपोर्ट करते हैं, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। उसमें जाहिर है चाइना और इंडिया उनके मेन प्रोडक्शन सेंटर्स थे। पाकिस्तान मेन प्रोडक्शन सेंटर नहीं था, इसलिए पाकिस्तान से तिजारत तो उनके लिए कोई हार्मफुल नहीं है। अमेरिका और चाइना को वो समझते थे कि वो हमारे कंपटीटर है और हमारी इन्वेस्टमेंट वहां जा रही है। इस वजह से इसमें ये मतलब कोई लव अफेयर तो नहीं है, ये इकोनॉमिक अफेयर्स हैं। अमेरिकन बेसिकली जब पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है तो वो अपना मफाद देख रहा है, उसमें यकीनन पाकिस्तान से FDI में, पाकिस्तान में लाने में या ट्रेड करने में उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। राइट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे करने के लिए। और खुशाइंद बात ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी है कि अब जो ये टैरिफ मुतारिफ कराए गए हैं गेम चेंजर साबित हो रहे हैं उनके लिए भी और हमारे लिए भी। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने रोशनी डाली है कि IMF के मुआहदे में रहते हुए हमारे ऊपर जो 19% टैक्स ये टैरिफ लगाए गए हैं, इससे हमारी मईशत को सपोर्ट मिलेगी और दीगर ममालिक जो हमारे कंपेटिटर समझे जाते थे साउथ एशिया में, और उनसे मुकाबला करने की जो हमारी अहलियत है उसमें इजाफा होगा। तो इट्स अ गुड न्यूज़। ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। नाज़रीन, बाज़ औक़ात फ़न सिर्फ रंगों और ब्रश से नहीं बनता, बल्कि फ़न वो भी होता है जो खामोश चीज़ों में छुपी खूबसूरती को आवाज़ दे। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं जिन्हें बेकार समझा जाता है, लेकिन अगर नज़र हो डिज़ाइनर की तो वही बेकार चीज़ें बन जाती हैं कीमती फ़न पारे। आज एक्सप्रेसो स्टूडियो में हमारे साथ ऐसी ही टेक्सटाइल डिज़ाइनर मौजूद हैं जिन्होंने छल्ली के छिलकों जैसे आम और ज़ाया कर दिए जाने वाले मवाद से ऐसे शानदार फ़न पारे तख्लीक किए हैं कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। स्क्रीन पर चलने वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो छिलके हैं छल्ली के, उनसे मामूली जो छिलके हैं उनकी वजह से खूबसूरत किस्म की चीज़ें बनाई गई हैं। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ आर्ट सिर्फ खूबसूरती की अलामत नहीं रहा, बल्कि शऊर का और माहौल दोस्ती का और मकसद का लंबरदार बन चुका है। और ये डिज़ाइंस और ये खूबसूरत अशिया हमें ये बताती हैं कि कुदरत की हर चीज़ में खूबसूरती छुपी है, बस हमें उसे देखने की आदत डालनी है। इस हवाले से बात करने के लिए टेक्सटाइल डिज़ाइनर नवीद आजम हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल। सिद्रा, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग और वेलकम टू एक्सप्रेसो। अच्छा, ये बताइएगा कि ये नज़र डेवलप करनी पड़ती है, जिस तरह से हमने अभी बताया आपको कि आपको इन चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए एक अंदाज इख्तियार करना पड़ता है। आपने ये कब इख्तियार किया? बेसिकली मैं बचपन से ही वो वाला चाइल्ड थी जिसे जो हर चीज़ जिसे टेस्ट करनी होती है। जैसे मुझे टॉयज़ मिलते थे तो मैं उनको सारा खोल के चेक करती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी है, ताकि इन केस वो ख़राब हो जाए तो मैं उन्हें खुद सेट कर सकूँ, तो वो ज़ाया ना जाए। तो मेरा काम इससे भी बचपन से नेचर ओरिएंटेड रहा है और मैं इन चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ज़रा वो उनको नेचर से वो काफ़ी इंटरेस्ट था, उनका लगाव था। और फिर इसको करने का पर्पज़ ये था कि कॉर्न एज वन ऑफ द मेजर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, और ये हमें डेली मतलब आप
रोज़ देखें आपको साइड पे, रोड साइड पे, स्कूल कॉलेजेस में दिखता है, लेकिन इसके अंदर इतना पोटेंशियल है। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर इसमें इतना पोटेंशियल है तो हम इसे यूज़ क्यों नहीं करें। ठीक है, अच्छा तो ये अब ज़रा आपकी प्रोडक्ट्स बड़ी यूनिक सी हैं, बता रही हैं कि किसी यूनिक डिज़ाइनर की नज़र इन पर पड़ी और उसने उनको बनाया। ज़रा एक्सप्लेन करेंगी ये जो शीट है इसके बारे में? अच्छा, बेसिकली ये लेदर है, ये लेदर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अच्छा। और ये कॉर्न हस्क से ही बनी हुई है। मैंने कॉर्न हस्क को प्रॉपर, अच्छा जी जी, इन ये डिफरेंट थिकनेस और थिननेस में है। अब इन सब जो क्वालिटीज़ हैं वो वेरी करती हैं। अच्छा, आप इसको उठाकर भी हमें दिखा सकती हैं अगर आप चाहें। अच्छा, ये कॉर्न से आपने, कॉर्न हस्क के पल्प से बना हुआ है। इसको मैंने कॉर्न हस्क को ट्रांसफॉर्मेशन आपने की कैसे? अब जरा स्टेप बाय स्टेप हमें बताएं। ओके, सो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था वो था कॉर्न हस्क को कलेक्ट करना। और वो मैंने सबसे पहले जो हार्वेस्टर्स हैं उनसे जाके कलेक्ट किया था, और फिर जो कॉर्न सेलर्स हैं उनसे कलेक्ट किया था, और फिर मैंने बहुत बल्क में काफ़ी मेजर उसमें कलेक्ट किया था। और उसके बाद मैंने उसे केमिकल प्रोसेसिंग से गुजारा, और उसके बाद फाइबर निकाला। फाइबर से मैंने यार्न बनाया था, और जो पल्प निकला था उससे मैंने पेपर और लेदर की डिफरेंट और बायोप्लास्टिक भी बनाया था। अच्छा। अब बायोप्लास्टिक जो है वो रिप्लेसमेंट है प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक जब हम यूज़ करके फेंक देते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होता। इसका जो लेदर, बायोप्लास्टिक, इवन एवरीथिंग आई मेड थ्रू कॉर्न हस्क, सारा डिकम्पोज हो जाएगा आफ्टर यूजिंग। ओके ओके। और ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, डेफिनेटली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। बताइए टाइम टेकिंग भी है, और इसमें आपको कितना टाइम लगा कॉर्न जो वेस्ट है उससे ये लेदर बनाने में? बेसिकली मेरा ये थीसिस टॉपिक था, और मुझे पूरा 1 साल लगा था, क्योंकि इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होती है। 6 मंथ्स रिसर्च में गुजारे थे और 6 मंथ्स प्रोडक्शन में। तो इसका प्रॉपर लॉन्ग प्रोसीजर था। पहले कॉर्न हस्क कलेक्ट करना ही बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो जाके वेस्ट हो जाता है, और जो कॉर्न हार्वेस्टर्स हैं वो इसको जला देते हैं। अच्छा, ये कुदरत के बड़े करीब है चीज़ें, तो ये तो बहुत अप्रिशिएट की जा रही हैं। इस वक्त तो दुनिया में बातचीत यही हो रही है कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ें ही बनानी चाहिए। तो दुनिया में तो इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है, तो अब तक आप चीज़ें सेल करने में कामयाब रहीं? आई एम ऑन टू दिस। अभी ये एक्सपेरिमेंटेशन में है सारा कुछ, जैसे लेदर की डिफरेंट फॉर्म्स बना रहे हैं, तो उसकी टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटेशन जब सब कुछ हो जाएगा देन आई विल इंट्रोड्यूस दिस इन मार्केट। तो अभी आपका ये जो प्रोजेक्ट था, डेफिनेटली थीसिस के लिए आपने इस पर रिसर्च भी की और सारा कुछ, आपको लगता है कि इन फ्यूचर इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करके इसको बड़े पैमाने पर किया जा सकता है और वाकई हम प्लास्टिक से जान छुड़ा सकते हैं और इस तरफ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि इसको करने का पर्पज़ ही ये था, अगर आप इस जो लेदर है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है जो ओरिजिनल लेदर से, प्लस इसका जो बायोप्लास्टिक है उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, और अगेन वो रिप्लेस कर सकता है इजीली प्लास्टिक को, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो नेचर को हार्म नहीं करता, तो वो नेचर से नेचर में ही जा रहा है, वो हमें नुकसान नहीं दे रहा किसी भी तरीके। तो ये जो एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा चीज़ है, ये भी ज़रा पकड़ के बताएंगी कि ये क्या चीज़ है? अच्छा, बेसिकली ये भी कॉर्न, उसकी मैंने शीट्स बनाई थी, पेपर शीट, और उसको फिर हमने वाटरप्रूफ किया था एक लेयरिंग करके, और कार्डबोर्ड आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये सारा कुछ हैंडमेड है, और ये सारा ओपन स्क्रीन से कॉर्न हस्क के पल्प से ही बना है। तो ये पेपर की एक फॉर्म है, इतने थिक। ये मैंने इसलिए बनाया था कि जो हमारे मार्केट में पेपर मिल रहा है उसके लिए हमें ट्रीज़ को उसकी जो बार्क होती है उसे कट करके देन हमें करना पड़ता है। इवन ट्रीज़ बहुत बल्क क्वांटिटी में वेस्ट होते हैं, और जो रिसाइकल होता है उस पेपर की वो क्वालिटी नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि जो प्लास्टिक है जो इस वक्त मार्केट में बिक रहा है, इसी तरह की जो चीज़ों का, वो चीपर है या ये बनाना चीप है? ये चीप है, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान में जो कॉर्न है वो वन ऑफ मेजर क्रॉप्स है, और इसका जो वेस्ट है वो भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट में काउंट होता है, और वो बिल्कुल फ्री में मिलता है आपको। आपके सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है ऑन योर सेटअप, एंड देन केमिकल रेशो भी बहुत कम है, सो इट कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग अगर हम इसको हमारी हेल्थ से कंपेयर करें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिद्रा, ये जो आपका अभी इसको हम आर्ट वर्क ही कहेंगे डेफिनेटली, ये आपने कहीं पर अभी तक डिस्प्ले भी किया है किसी वर्कशॉप में या किसी एग्जीबिशन में? जी, हमारा थीसिस डिस्प्ले ही होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, और बाकी मैंने ऑनलाइन पोस्ट किया था
on my different pages. बिल्कुल, और जनाब एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म पर हमारे नया टैलेंट मौजूद है, इसे सपोर्ट करें और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। सिद्रा, इन सब चीज़ों के साथ कोई मैसेज आप देना चाहेंगी जो आने वाले जो आर्टिस्ट हैं कि वो किस किस्म के फनपारों की तरफ अभी जाएं? आप दुनिया में क्या बहुत सारी खवातीन जो घर बैठी हुई हैं वो क्या कर सकती हैं इस तरीके से डिफरेंट, जिस तरीके से आपने एक काम किया है? डेफिनेटली आपकी तो इसके पीछे पूरी रिसर्च है, लेकिन आइडिया तो दे दिया आपने। आई वुड से कि आप अपने आसपास चीज़ों को ना एज ए मटेरियल देखना शुरू करें, एज एन ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि जब आप चीज़ों को एज ए मटेरियल देखना शुरू हो जाते हो, मटेरियल को आप ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट्स को खाली आप यूज़ कर सकते हो और घर बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो। आप ऑल यू नीड इज़ एन आइडिया एंड करेज, और अब तो यूट्यूब इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सिद्रा नवीद हमारे साथ, इंतहाई खूबसूरत टेक्सटाइल डिज़ाइनर, और इतना इनोवेटिव काम कर रही हैं, इतना डिफरेंट काम कर रही हैं, इतनी यूनिक आइडिया उन्होंने आपको दिया। तो जनाब इस तरह के जो आइडियाज़ हैं इन पे काम होना चाहिए इन फ्यूचर भी, ताकि जो माहौल दोस्त चीज़ें बनाई जाती हैं ना वही हमारे लिए आगे चलकर काम आने वाली है, क्योंकि प्लास्टिक से वाकई हमें अब जान छुड़ा लेनी चाहिए। तो हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। हमने पहले हिस्से में जिक्र किया था मुल्की सियासत का और हल्की फुल्की बात की थी, अब जरा तफसीली कर लेते हैं। जो सूरत हाल है आप देख ही रहे हैं, तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त से पहले एक बड़ा धचका लगाया और गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत ने 3 मुकदमात का फैसला सुनाते हुए 196 रहनुमा और कारकुनों को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। और सज़ा पाने वालों में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर्स जरताज गुल के अलावा साहबजादा हामिद रजा भी शामिल हैं। और सज़ा पाने वालों में कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली के 3 और एक सेनेटर भी शामिल हैं। फैसला आने के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इन फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और साथ ही ये मौके भी इख्तियार किया है कि अब इनकी जमात तहरीक चलाएगी या ऐवान में जाएगी, इसका फैसला बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद जल्द कर लिया जाएगा। उधर गुज़िश्ता रोज ही इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में साबिक सदर आरिफ अलवी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर और अकरम राजा समेत 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और 9 मई के फैसले पर वजीर इत्तलात अता तारड़ का एटीसी फैसलाबाद के फैसले का खैर मकदम। उन्होंने कहा है कि 9 मई मुकदमात का फेयर ट्रायल चलाए और फैसला मुल्क में कानून और इंसाफ की जीत है। 9 मई वाकयात का मास्टरमाइंड जेल में ही है। एक तरफ तहरीक चलाने की तैयारी, दूसरी तरफ सियासी और कानूनी महाज पर मुश्किलात, इस पर हमने बात करनी है। जी हाँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सिचुएशन क्या हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी और उनकी नई हिकमत अमली क्या होगी और क्या वो मौसर भी होगी या नहीं, इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। आप उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग भी, आप दोनों जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, सबसे पहले ज़रा जिस तरीके से आप कह लें कि टफ टाइम देने की तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, लेकिन खुद ही टफ टाइम इनके ऊपर आ गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि हस्बे तवक्को था, हुकूमत जो है सब लोग तवक्को ये कर रहे थे कि पीटीआई पे पहले काफी दबाव का शिकार थी और उस पर मजीद दबाव में इजाफा होगा। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि हुकूमत की उसकी निशानी है ये कि जितने वो हार्श मेजर्स ले रही है उससे अंदाजा ये होता है कि हुकूमत जो है नर्वसनेस का शिकार है और वो नहीं चाहती कि किसी भी किस्म का उसके खिलाफ कोई मोमेंटम बन सके, जलसे जुलूस का, मुजाहरे का। तो उसको उन्होंने प्रीएम्प्ट किया है। बज़ाहिर ये लगता है कि पीटीआई को दीवार से लगा दिया कि इस बात का बिल्कुल इम्कान है कि इसकी वजह से जो है तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को कोई बहुत बड़ा मौसर शो पेश करने में नाकाम हो। लेकिन समझना ये चाहिए कि इससे क्या पाकिस्तान की जो सियासत का टेढ़ापन है वो दूर हो गया है, हमारी जो सियासत के कंट्रडिक्शंस हैं वो रिजॉल्व हो गए, ऐसा नहीं है। जब भी आप लोगों पे कहते हैं ना जमहूरी आज़ादियाँ सर्व करते हैं, जो मेन स्ट्रीम इस पे खिलाफ उसको दीवार से लगाते हैं, तो उसकी जगह फिर आप देखते हो कि एक इंतहा पसंदाना सोच जो है जन्म लेती है। पाकिस्तान में बहुत सारे इस वक्त कंट्रडिक्शंस हैं। आप बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, केपी की सूरत हाल देखें, जिनके अपने डायनेमिक्स हैं दहशतगर्दी के। अच्छा, उसके ऊपर फिर अगर आप ये भी करें कि जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं जो पुरअमन एहतजाज की बात करती हैं और मुजाहरे की बात करती है, आप उनको भी इस तरह से करेंगे तो पाकिस्तान की सियासत के लिए मेरे ख्याल में कोई नेक शगुन नहीं है। क्योंकि एक तरह का बहुत ही आप देखें ना कि पूरी पीटीआई को आपने एक तरह से खत्म ही कर दिया कि लीडर ऑफ द हाउस बोथ इन सेनेट एंड नेशनल असेंबली को आपने आउट कर दिया, आपने पंजाब असेंबली में आउट कर दिया, खदशा के इजहार किया जा रहा है कई दर्जन और जो है पीटीआई के जो एमएनएज हैं उनको आप इसी तरह से खत्म कर देंगे, निकाल देंगे असेंबलियों से। तो आप करना क्या चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है।
और मेरे ख्याल में इससे जो है पाकिस्तान की सियासत में मजीद पेचीदगी आ गई है, क्योंकि देखिए 9 मई के लोगों को सजा देना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एक साफ शफाफ जो है अदालती अमल के जरिए। अब यहाँ पे उसके हवाले से डाउट है, उसके हवाले से मतलब है कि जो आप बात कर लें, जो मारूफ हमारे कानूनदा है उनसे बात कर लें कि कोई इस पर इनकार नहीं करता है कि वो सजा ना हो, लेकिन उसका जो अमल है वो साफ शफाफ हो और उसमें जो लोग वाकई मुलविस हैं आप उनको करें। लेकिन आप इतने दिनों के बाद वर्डिक्ट दे रहे हैं और ऐसे वक्त में दे रहे हैं कि जब आपके खिलाफ तहरीक चलाई जानी है, तो इसकी वजह से नजर ही आ रहा है कि इसके ये पोलिटिकली मोटिवेटेड है जनाब। राइट, तो आमिर साहब यहाँ बताइएगा कि इस वक्त जिन लोगों को सजाएं हुई हैं वो डी सीट भी होंगे और आप जानते ही इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ, तो आपको लगता है कि इस पर भी जल्दी इकदामात होंगे और कोई पार्लिमानी बहरान पैदा हो सकता है इस सूरत हाल में? देखिए बिल्कुल होगा, मैंने वही कहा ना कि 75 नशिस्तें तक जो है इनकी खाली हो सकती हैं। और पार्लिमानी बुरान क्या होगा, हिज़्ब इख्तिलाफ के पास 2 चॉइसेस होंगी कि अंदर बैठ के लड़ते रहे या वो बाहर आ जाए असेंबलियों से। हुकूमत जो है बज़ाहिर खुश होगी कि जी वो 2-2, 4-4 इलेक्शन करा के अपनी मर्जी की जो हमारी मैनिपुलेशन होती है, आप 100% जो है नून लीग के लोगों से भर दें असेंबलियों को, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मसला ये कि पाकिस्तान की सियासत में माज़ाराई की कैफियत रहेगी, पाकिस्तानियों की गालिब अक्सरियत जो है वो इनसे नाराज रहेगी, क्योंकि जो इक़दाम हो रहे हैं एक पोलिटिकल डायमेंशन है, एक इकोनॉमिक भी है। हुकूमत के जो माशी इक़दाम हैं ढंडोरा पीटते रहे कि जी मईशत पटरी पर आ गई है, लेकिन एक आम आदमी तो परेशान है, उसके टैक्सेस में इजाफा हुआ, उसकी क़ुव्वत खरीद कम हुई है, एनर्जी प्राइसेस वो ज्यादा दे रहा है। आप मतलब है कि आपने जो भी इक़दाम की, जो बजट आपने पेश किया, उसकी वजह से आप कहते रहे जी 7 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, 3 बार आपने बढ़ाया, उसके बाद आपने कम कर दिया, तो ये बहुत सिंबॉलिक है। मजमूई तौर पे पाकिस्तान में बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हुआ है और लोग जो है मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, मेहनत कश तबका हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, किसान हो, सब के सब इस हुकूमत के हाथों घायल हो चुके हैं। ऐसे वक्त में आपको चाहिए था कि कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करें, ना कि बढ़ाएं। तो हुकूमत के लेकिन इक़दाम से ये लग रहा है कि वो समझती है कि हमारे हाथ में क्योंकि हथौड़ी है, तो उनको हर मसला कील की तरह नजर आ रहा है और वो जोर से दे मारते हैं, मगर सियासत जो है वो इस तरह और इससे जो मसले पैदा हो सकते हैं। जी सही है। अच्छा, आपने जिक्र किया आमिर साहब अभी एक आम आदमी का भी, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन का जिक्र कर ले, एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि सियासी शिकंजा जो है वो सख्त होगा या फिर सजाएं इस तरीके से दी जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और अहमद कासो समेत जो 88 अफराद उनको भी बरी किया गया, इस पर तशवीश की लहर भी पाई जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ। और इसके अलावा एक और भी फेक न्यूज़ कल चल रही थी अली अमीन गंडापुर के हवाले से, फिर बाद में उसमें भी क्लैरिटी आ गई। तो इन सजाओं पर जो तशवीश है एक आम आदमी की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मसला ये होगा कि इन बेचारों को जायज भी अगर छोड़ा होगा ना, जो पीटीआई का रैंक एंड फाइल है वो इनको शुबा करने लगेगा, जो इस वक्त लोगों का मिजाज बना हुआ है। फवाद चौधरी साहब है, मतलब है वो वापस आना चाह रहे हैं पीटीआई में, एक उनको जो वो है सेक्शन ऑफ द पार्टी जो चाहता है कि नहीं आए, और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि उनके ऊपर अब लोग सवालिया निशान उठाएंगे, गलत उठाएंगे, सही उठाएंगे, इससे कतई नजर। इसी तरह जैन कुरैशी का नाम उस जमाने में आ रहा था 26वीं तरमीम के वक्त के कॉम्प्रोमाइज हैं, तो वो शक-ओ-शुबा मजीद बढ़ेगा उनके ऊपर। इसी तरह कासो साहब, लेकिन हो सकता है कि ये लोग बिल्कुल जेन्युइन हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिनके नाम लिए गए, आपके ख्याल में शिबली फराज या उमर अयूब को जाके गाड़ियों को आग लगाएंगे, क्या वो हमला करेंगे, पत्थर मारेंगे? तो ये एक बड़ा एक अजीबोगरीब वो है। बहुत सारे जो नाम इसमें दिए गए हैं, आप मुझे याद है से यास्मीन राशिद साहिबा जेल में अब तक हमने वो फुटेज देखी है जिसमें लोगों को कह रही है कि जी वापस आओ, मत घुसो। ये फुटेज देखा हुआ है, लेकिन वो है इतने बरस से जेल में है। तो बहुत सारी चीजें जो है सब ज्यादती हो रही है, उन लोगों के साथ हो रही है कि जो मैं नहीं समझता कि उस तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि हुकूमत जो है जिस तरह से हम दबा दें, दीवार से लगा दें, बल्कि दीवार से छुपा जा रहा है अब तो हिज़्ब इख्तिलाफ को। बिल्कुल ऐसा और इसका तो जल्द नहीं आएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं कौमी असम्बली और सेनेट में, उनको सजाएं हो गई हैं, इसके बाद आप देखते हैं जो केपी हुकूमत है और अली अमीन गंडापुर के तो वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं, आपको वहां पर भी दिखाई दे रहा है हुकूमत जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अगर आईन और कानून के हिसाब से बात करें, ये हो सकता है कि एक लीडर जो है उनका कायद जो है, कायद ऑफ द हाउस जो है, लीडर ऑफ द हाउस, उसको बदल दें आप, और लेकिन पीटीआई की मेजॉरिटी है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल तरीके से उनकी अक्सरियत को अकलियत में बदलेंगे,
खरीदो फरोख्त करेंगे तो आप केपी में मजीद पेचीदगी ला रहे होंगे। देखिए केपी की क्या मसला है, केपी में टीटीपी विच इज द पश्तून फोर्स ओवरवेलमिंगली वो आपके खिलाफ लड़ रही है, जिसको आप फितना खवारिज कहते हैं। वहां पर एक और एंटिटी होती है, मतलब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ठीक है ना, वो बड़ी नहीं है लेकिन वो है वहां पर, वहां के इंटेलेक्चुअल्स हैं, यूथ को, जो सेकुलर लोग हैं उनको इंस्पायर करती है, वो आपके खिलाफ है। फिर जो सबसे बड़ी प्रो पाकिस्तान, प्रो फेडरेशन पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज द पीटीआई, उसको भी अपने मान के अलग करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं वहां पे केपी में क्या हो? समझ से बालतर है ना कि जिन लोगों को इसी पर आमिर साहब बस यही पूछना चाह रही थी कि अब फिर हुकूमत को भी लचक दिखाने की जरूरत है ना, मतलब हुकूमत में है, बड़ा दिल होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि वो लचक नहीं दिखाएंगे और इसी तरीके से आपने कहा कि हथौड़ा उनके हाथ में और कील ठोकते रहेंगे वो? जी, मुझे तो हथौड़े वाला जो मिसाल लगती है वो ज़ादिन पे सादिक आती है, क्योंकि वजह ये देखिए कि ये हुकूमत को पता है कि जिसकी लेजिटिमेसी को बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो क्वेश्चन करते हैं, और क्योंकि इन्होंने सारे गैर मकबूल फैसले किए हैं, ये कहते हैं ना डेमोक्रेसी ऑफ द एलीट लेकर आए हैं, जिसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फजा में मुअल्लक है, ये अवे फ्रॉम द पीपल है, और ये बाय द पीपल वाले उस पर यकीन रखते हैं, वेरी फार फ्रॉम द पीपल है, नॉट फॉर द पीपल है, ठीक है ना, और ना ऑफ द पीपल है, मतलब है ना। तो बात ही कि इनको अंदाजा है कि हम एक गैर मकबूल एक पॉलिटिकल सेटअप है, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, इसमें चाहे एमक्यूएम के ऊपर इसी तरह प्रेशर है मकामी तौर पे, पीपल्स पार्टी पर है, और नून लीग तो कहते हैं ना कि तूफानों की जद में है। नून लीग को पता कि अपने जो कायदीन थे 2024 के इलेक्शन हार चुके थे, रिपोर्ट्स आई, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। फॉर्म 45 और 47 की बहस जो है कोई गलत बहस नहीं हो रही है, वो एक जेन्युइन, और हुकूमत जो है मुतमईन करने में नाकाम है। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है मुतनाज़ा है, उसमें फिर आपने जुडिशरी को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया आला। तो सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं इस पूरी देग में, वो सारे के सारे जो है ऐसी कि खराबी के हैं वो। तो खुदा के लिए अच्छी बात की कि होश के नाखून लें, कुशादा दिली का मुजाहरा करें, लेकिन कुशादा दिली और होश के नाखून इनके लिए नुकसानदेह होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। आमिर साहब, आपने अपना तजिया पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, और होश के सभी को लेने चाहिए। इसके साथ साथ हम अगस्त में दाखिल हो गए हैं, देखते हैं कि पीटीआई की एहतजाज की बात कहाँ तक अब पूरी होगी और एहतजाज कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि तमाम तर जो हम देख रहे हैं लीडरान जो इस वक्त जेल के अंदर हैं या जेल से बाहर हैं, उन पर सजाएं हो चुकी हैं और वो मुश्किलात का शिकार हैं। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। क्या आपको पता है कि मासूम सवालों के जवाब इतने मुश्किल क्यों होते हैं? नहीं पता? तो इसका जवाब दे रहे हैं वकार मलिक सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब में, और आज की किताब है बड़े सवालों के मुख्तसर जवाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। सवालात के वाले से देखा जाए तो शहजाद अहमद साहब ने अपनी किताब में लिखा कि किसी उनके मद्दाह ने उनको ख़त लिखा और कुछ मासूम सवाल किए, तो उन्होंने कहा ये जो मासूम सवाल होते हैं इनके जवाबात बहुत मुश्किल होते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे मुश्किल सवाल किए जाएं ताकि मैं जवाब आसानी से दे सकूँ। तो ये जो मासूम सवाल होते हैं इनका जवाब सबसे मुश्किल होता है। एक टेक्निकल, एक इंतहाई साइंटिफिक, एक इंतहाई इस तरह का सवाल जो है उसका तो जवाब जो है आपका उसका दायरे के अंदर रहते हुए आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन मासूम सवाल से ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जैसे हम यहाँ पे क्यों हैं, हम कौन हैं, ये कायनात क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है, इस तरह के बहुत सारे इस तरह के जो सवाल हैं, फ्यूचर के हवाले से, पास्ट के हवाले से, हमारा यहाँ पे मकसद क्या है या जो मकसदियत है उसके हवाले से जो सवाल हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनको आप मासूमाना सवाल कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही सादा सवाल हैं। लेकिन इन सादा सवालात का जो जवाबात हैं वो उतने ही मुश्किल हैं। उन पे आप किताबें लिखते चले जाएं, हज़ारों किताबें लिखते चले जाएं, वो सादा या मासूम जो सवाल है उसका जवाब मुकम्मल नहीं हो पाता। उसकी वजह एक कम्प्लेक्सिटी और ये जो एक इंतहाई एक पेचीदगी है इस कायनात के अंदर, ना सिर्फ क्वांटम लेवल पे, पार्टिकल लेवल पे, बल्कि ऊपर कॉस्मोलॉजी और उस लेवल पे। फिर जब आप हयातियात में आते हैं तो आप कॉन्शियसनेस और ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को जब आप इकट्ठा करके देखते हैं, या फिर आप कॉल सैगन का जो कॉस्मिक कैलेंडर है उसको देखते हैं और उस स्केल को समझने की कोशिश करते हैं,
और उसमें देखते हैं कि डायनासोर्स जो हैं वो अभी 25 दिसंबर को, यानी अगर 1 साल का दौरानिया फ़र्ज़ कर लिया जाए कि 14 अरब साल नहीं हुए कायनात को तख्लीक हुए, बल्कि 1 साल हुआ है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई 25 दिसंबर को तो अभी डायनासोर जो हैं वो ख़त्म हुए। तो मतलब अगर उस स्केल पे चीज़ों को देखा जाए और फिर कॉन्शियसनेस को, इस तरह के सवाल देखे जाए तो बहुत बड़े सवाल है। बड़े सवालों के मुख्तसर जवाबात जो हैं वो आपको मालूम है कि एक बहुत ही मशहूर ज़माना किताब है स्टीफन हॉकिंग की, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। ये जो स्टीफन हॉकिंग की किताब है, ये एक कमाल खूबसूरत, इसकी तारीफ हमने क्या करनी, मतलब हम इस काबिल नहीं है कि इसकी तारीफ कर सकें, लेकिन इसके जो मुतरजम है उसकी ज़रूर तारीफ की जा सकती है। यासिर जवाद ने इनका तर्जुमा किया है बड़े सवालों के मुख्तसर जवाब। बड़े सवालों के मुख्तसर जवाब जिस बंदे ने दिए हैं उसको वो इख्तिसार हासिल कर भी सकते हैं, इख्तियार मुख्तसर जवाब दे भी सकते हैं, वो इतना बड़ा ज़हन है। ऑफकोर्स वो आपके अंदर बहुत सारे सवालात हैं, उनके जो मुख्तसर जवाबात हैं उसके अंदर बहुत सारे जो सवालात हैं वो आपके अंदर मज़ीद पैदा हो सकते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी मज़ीद हो सकती है, आपको वो उकसा सकते हैं मज़ीद सोचने पे। और यही जो स्टीफन हॉकिंग है उनका मुद्दा भी है। और जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि वाई वी आर हेयर, यानी हम यहाँ पर क्यों हैं। ये जो बड़े सवाल हैं उसमें से एक सवाल तो ये है। दूसरा एक सवाल ये है कि क्या हम सरवाइव करेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये अहम सवाल, आप बिल्कुल किसी कुएं में बैठे हों तो शायद ये कोई अहम सवाल ना हो, लेकिन जब आप कॉस्मोलॉजी से, इस स्केल से वाकिफ़ होते हैं तो ये एक बहुत 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 अहम सवाल हो जाता है। फिर उसके बाद विल टेक्नोलॉजी सेव अस और डिस्ट्रॉय अस, ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो AI है, ये तमाम चीज़ों पे, AI पे पर्टिकुलरली बात की हुई है स्टीफन हॉकिंग ने, और कुछ अपने खदशात का जो है वो इजहार किया हुआ है। उससे हमें बहुत ज़रूरी है कि हम आगाह हों, क्योंकि वो बहुत बड़े ब्रेन ने ये बात की हुई है। और इसके अलावा ये है कि क्या हम ग्रो करेंगे यहाँ पे, या कैसे कर सकते हैं। और ये सब कुछ जो है, ये जो भी है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये इनिशिएट कहाँ से हुआ, काज क्या है, उसके बाद जो है इसका क्या हम फ्यूचर जो है उसके वाले से कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और फिर एक अहम तरीन सवाल कि क्या टाइम ट्रैवल जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, ये तमाम वो सवाल थे जो कि जनरली फिजिस्ट जो हैं ना तो उनसे ये सवाल पूछे तो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा बहुत संजीदगी से या इस सवाल से नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये होता है कि बहुत पर्टिकुलर टू द पॉइंट किसी इल्म के अंदर जाके किसी ख़ास नुक्ते पे बात करना, ये तो एक कल्चर है, लेकिन किसी बड़े फिजिस्ट का इस तरह के जो बड़े सवालात हैं उन पर बात करना, क्योंकि फिजिस्ट जो हैं वो ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बहुत अंदर रहते हैं, अंदर रहते हुए इतने बड़े सवालात के जवाबात देना या उन पर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव भी रहना है, आपको उन साइंटिफिक जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज के अंदर भी रहना है, और फिर आपने बात करनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वाले से आपको मालूम है कि उन्होंने काफ़ी कहा है। और उसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि आपने टेलीविज़न पे मुख्तलिफ जगहों पे देखा होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग है इस हवाले से भी बात करते हैं कि क्या इस कायनात के अंदर कोई और ज़हीन मखलूक पाई जा सकती है, इसकी क्या रियाजियाती इम्कान क्या हो सकता है, ये तमाम चीज़ें हैं। बड़े सवालों के मुख्तसर जवाब जो हैं अजीम साइंसदान और मुसन्निफ़ की आखिरी किताब, ये किताब अधूरी थी और उसके बाद मुकम्मल हुई, और बहुत ही कमाल किताब है। इस किताब का जो तारुफ है वो बहुत ही कमाल है। सबसे जो अहम चीज़ है, जो चैप्टर यानी ये स्टार्ट होती है किताब कि हमें बड़े सवालात क्यों उठाने चाहिए। देखिए, ये एक मौजू बिल्कुल साइकोलॉजी का भी मौजू है, और ये फ़लसफ़े का भी मौजू है, और ये बिल्कुल साइंस का भी मौजू है कि हमें बड़े सवालात क्यों उठाने चाहिए। और जब हम बड़े सवालात उठाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें 100% जवाब मिले, लेकिन सवाल उठाने के नतीजे में हमें जो कुछ मिलता है वो चाहे 100% ना हो, वो 10% भी हो, तो वो 10% हमारे लिए मज़ीद रास्ते हमवार कर लेता है, मज़ीद आगे हमें रोशनी नज़र आती है, और फिर मज़ीद आगे जो है अपना सफ़र, जो तहकीक का सफ़र है वो जारी रखते हैं, और इसी तरह मज़ीद एक तजस्सुस जो है उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो क्या ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, क्या कायनात में और भी ज़हीन हयात मौजूद है, क्या हम मुस्तक़बिल की पेशगोई कर सकते हैं, ब्लैक होल के अंदर क्या है, क्या वक्त में सफ़र करना मुमकिन है, क्या हम कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदा रहेंगे, क्या हमें खला में बसना चाहिए, क्या हम मस्नूई ज़ियानत हमें पीछे छोड़ देगी, हम अपने मुस्तक़बिल की सूरत गरी कैसे करें। ये जो किताब है बड़े सवालों के मुख्तसर जवाब, उर्दू में ये क्या खूबसूरत बात है कि यासिर जवाद ने बहुत ज़्यादा काम जो है साइंस और फ़लसफ़े के वाले से वो उर्दू में ट्रांसलेट किया। तो इस तरह हमारा जो मैसेज है या हमारे जो अवामी सतह पे जहाँ पे बहुत सारा इस तरह की जो दकीक मौज़ूआत हैं या उनकी जो लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, उसकी तरकीबात अगर बहुत मुश्किल भी हैं, तो क्या अच्छा है कि आपने उसको उर्दू में कर दिया। अब
जब आप पढ़ते हैं, चाहे आप उर्दू में पढ़ें, चाहे आप अंग्रेज़ी पढ़ें, चाहे आप किसी भी ज़ुबान में पढ़ें, ये ज़ुबान अहम नहीं होती। अहम तरीन चीज़ जो है वो आइडिया है, कि वो आइडिया स्टीफन हॉकिंग क्या कहते हैं ये मुझे मालूम होना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको अंग्रेज़ी में पढ़ूँ या उर्दू में पढ़ूँ या मैं किसी और ज़ुबान में पढ़ूँ। यासिर जवाद क्योंकि एक बहुत अच्छे मुतरजम है, तो डेफिनेटली वो कन्वे कर देते हैं, वो पूरा आइडिया जो है वो पूरी तरह कन्वे कर देते हैं रीडर को, चाहे उर्दू ज़बान का रीडर है उसको वो आइडिया जो स्टीफन हॉकिंग का है या इसके अंदर जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत किताब जो यासिर ने की है, वो एक तो तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं। स्टीफन हॉकिंग की जगह जगह बहुत हाई रेज़ आपको तस्वीरें मिलती हैं, और इसकी आखिर पे जो है फरहंगे इस्तिलाहात तरकीब है या इस्तिलाह है। इस्तिलाह के आगे जो है वो अंग्रेज़ी में उसकी इस्तिलाह है। अब अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं, या समटाइम्स ये होता है कि आपको मुतलिक टाइम मिसाल के तौर पे आपको नहीं मालूम कि, लेकिन एब्सोल्यूट टाइम मालूम है। आप उर्दू में आप कंफर्टेबल तो फील कर रहे हैं, लेकिन कई इस्तिलाहें ऐसी होती हैं कि आपको अंग्रेज़ी में बेहतर पता होती हैं और समटाइम्स उर्दू में नहीं पता होती, या तर्जुमा उसका ऐसा दकीक हो जाता है कि समझ नहीं आती ये क्या है। तो इस हवाले से बहुत ही खूबसूरत काम जो यासिर ने किया है, वो आखिर पे इसका जो फरहंगे इस्तिलाहात दी हैं, और इसमें तमाम इस्तिलाहें शामिल हैं, उनकी तारीफ़ आगे कर दी है सिंपल। लेकिन आप एब्सोल्यूट टाइम, एब्सोल्यूट ज़ीरो, किसी भी एक्सेलरेशन, किसी भी चीज़ को आप विकीपीडिया कर सकते हैं, मज़ीद उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं, AI की मदद से भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें एक तो तमाम, और मेरा तो ये बिल्कुल ज़ाती ख्याल है कि इस किताब को पढ़ने से पहले ये जो इस्तिलाहात वाला चैप्टर है, ये सबसे पहले आपको इस पे काम कर लेना चाहिए, ताकि किताब पढ़ते हुए आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई रुकावट ना हो। स्टीफन हॉकिंग का इंसानियत के लिए ये एक अलविदाई तोहफ़ा है। हॉकिंग पे तो हम बात कर ही नहीं सकते, वो इतने बड़ा कद है। उनकी ये किताब जो है ये भी एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, अलविदाई तोहफ़ा है। इसके ऐसी किताब जो इंसानियत के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हर सोचने वाले शख्स के पास होनी चाहिए। अगर आप सोचने वाले शख्स हैं और आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो भी सोचने वाले इंसान पैदा हों, तो बड़े सवालों के मुख्तसर जवाब, ये किताब जो है ये ज़रूर मंगवाइए, ज़रूर पढ़िए। शाया इसको किया है बुक कॉर्नर ने। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक। हालिया दिनों में आपने देखा है कि इफ्तिताह किया गया है पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है उसका दोबारा से, और इस वक्त उसमें क्या क्या नई सहूलियात दी जा रही हैं, मेरा पाकिस्तान सेगमेंट में उफैरा फैज़ बता रही है। तो चलिए चलकर देखते हैं। रेलवे का इदारा किसी भी मुल्क में सिर्फ सफर का जरिया नहीं होता, बल्कि ये साथ ही साथ तरक्की और एतमाद का जरिया भी है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से पाक बिजनेस एक्सप्रेस को एक नए अंदाज में मुतारिफ करवाया गया है, इस एतमाद के साथ कि अब सफर बहुत ज्यादा आरामदेह भी होगा और सहूलियात से भरपूर भी होगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि अपग्रेडेशन का ये जो मरहला है इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन कौन सी सहूलियात इस रेलवे स्टेशन पर आवाम को मुयस्सर हैं। तो आइए मेरे साथ। हमारे साथ तालिब फरीदी साहिब मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस न्यूज से। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहती हूँ कि लाहौर का ये जो तारीखी रेलवे स्टेशन है, क्या हिस्ट्री है इसकी, कितना पुराना है, और अगर हम कंपैरिजन करें तो आज ये स्टेशन कहाँ पर खड़ा है? रेलवे स्टेशन लाहौर की अगर बात करें तो 125-150 साल के बाद इसकी अपग्रेडेशन हो रही है। अच्छा, ये पहली बार हो रही है 150 साल में? बिल्कुल, थोड़ी बहुत होती रही है, लेकिन आबादी जिस तरह बड़ी है उस हिसाब से इसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। ठीक है। पाकिस्तान के चंद कराची के बाद लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर, ये एक बड़ा अहम रेलवे स्टेशन है। और लाहौर तो वैसे ही तारीखी शहर है, बिल्कुल ऐसा, बागों का शहर भी कहते हैं लाहौर। तो एक ज़माने में 425 के करीब ट्रेनें चला करती थी। ठीक है, लेकिन अब अगर आज की बात करें, अब वो तकरीबन 110, 100, 105, 110, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। अच्छा, आपकी नज़र में ये जो कमी आई है, और ये बहुत वाज़ेह कमी है, 400 से अगर एक नंबर 110 पर आ गया है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है, क्या कहानी है इसके पीछे, क्या लगता है आपको? उसकी वजह ये है कि अपग्रेडेशन नहीं की गई ना वक्त के साथ साथ, वो सहूलियात मुसाफिर को नहीं दी गई।
वो ट्रेडर को नहीं दी गई जिस तरह की सहूलियात ट्रेडर को और मुसाफिरों को दी जानी चाहिए थी। यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि 125 साल के बाद अब बरकी जीने लग रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क बन रहा है, फैमिली के लिए हॉल बना है, वाईफाई की सहूलत अब दी जा रही है। ट्रेनों की आमदो रफ्त कई घंटे ताख़ीर हो जाती थी। अगर कोई ट्रेन डीरेल हो गई है उसको ठीक करने के लिए कम से कम एक दिन लग जाता था। अच्छा, अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये रेलवे को खाली आप देखें स्टेशन को अपग्रेड करने से मसले हल नहीं होंगे जबकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। ज़िया साहब के दौर से लेके अब तक कोई बस थोड़ी बहुत अपग्रेड, जो कोचेस नहीं बननी थी वो मंसूबे भी ताख़ीर का शिकार हुए हैं। यानी कि 2017 का मंसूबा 2025 तक आपने सिर्फ 8 कोचेस नहीं बनाई। 31 अरब लागत थी, अब मंसूबे की लागत 71 अरब हो गई, तो पूछने वाला ही नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा, अगर हम रेलवे की बहाली का जिक्र करते हैं तो ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या ऐसे इकदाम हैं जो पाकिस्तान रेलवे डिपार्टमेंट को करने चाहिए ताकि आवाम जो है वो एक बेहतर और आरामदेह सफ़र कर सके। अगर कोई स्टेशन पे आता है तो उनको पुरसकून माहौल मिले, सेफ्टी के साथ मिले, तो क्या क्या इकदाम? तो देखिए, सबसे पहले तो बजट होगा ना, पैसे होंगे तो आप काम करेंगे ना। हुकूमत जो है 55 अरब देती है, अब तरक्याती बजट जो अब हुआ है पहली मरतबा 22 अरब मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 45 अरब जो मिलते थे और 50 अरब मिलते थे, उसमें से 55 अरब जो थी वो पेंशन चली जाती थी। ठीक है, मोटरवे बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, लेकिन इतने ह्यूज मुसाफिर जो हैं करोड़ों की तादाद में, तो उनको भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अच्छा देखें, गुड्स ट्रांसपोर्ट जब चलेगी ना, बर वक्त चलेगी, तो आज भी बहुत सारी कंपनी जो है वो रेलवे को तरजीह देते हैं, क्योंकि जितना एक ट्रेन जो है वो सामान लेके जाती है, 1000 ट्रक उतना सामान लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और उससे आपके रोड को भी जितना रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको बजट लगाना पड़ता है, उसका आप 50% भी रेलवे को दे देना तो 5 साल के अंदर रेलवे खड़ी हो जाएगी। अब इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है पंजाब गवर्नमेंट की ताउन से कि वो लाहौर से पिंडी की जो ट्रेन है उसको ट्रैक को अपग्रेड कर रहे हैं, यानी कि 100 साल के बाद ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है पैसेंजर जो है, इसी तरह अगर इस तरह ही कर लें, तमाम सूबे जो मिलकर अपने अपना गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे होते हैं। पिछले हफ्ते जो है वो लगी है, क्या कहते हैं, ATM मशीन। तो ATM मशीन में थी, टिकटिंग आए, सहूलत दें, 2 के इस वक्त 11 ट्रेनें आउटसोर्स हुई हैं, मजीद ट्रेनें आउटसोर्स होगी, तो कंपनी को हायर करें। भारत में भी इसने किया, आपके पास जगह इतनी है तो आप लैंड पे उसको दें, लैंड को ऑक्शन पे दें, किराए पे दें उसको, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आए, वो अपने ब्रांड मुतारिफ करें। यहाँ पे आप कपड़ों के, खाने पीने के मुख्तलिफ ब्रांड आउटलेट दें यहाँ पे अच्छी। लेकिन जब सहूलत, जिस तरह एक एयरपोर्ट का लुक होता है ना, लाइक एयरपोर्ट से ज़्यादा पैसेंजर यहाँ पे आ रहा है। अगर वहाँ पे 2 करोड़ पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है फजाई, तो यहाँ पे 4 से 5 करोड़ पैसेंजर सफर कर रहा है, और आज भी किराया रेलवे का कम है ना। तो जब आप सहूलत देंगे, थोड़ा सा किराया बढ़ा भी देंगे, तो लोग जो बसों पे लग्जरी कोचेस पे जा रहे हैं वो ट्रेन के ऊपर आएंगे। सर हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे जो है, जिन चीज़ों पे आज हमने बात की है उसको एक पॉजिटिव फैक्टर समझते हुए उसके ऊपर नज़रसानी करें और पाकिस्तान रेलवे को मज़ीद बेहतर बनाएं, ताकि जो आम आवाम है, जो गरीब तबका है, जिसके लिए हुकूमत हर वक्त बात करती है कि हम गरीबों की हुकूमत है, तो मेरी ख्वाहिश है कि ये इन गरीबों की आवाज़ भी बने और इन गरीबों को वो तमाम तर सहूलियात पेश भी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। इस वक्त हमारे साथ बाबर रजा साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर एक चीज़ की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी सबसे पहले, और वो ये है कि आज जब मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर आई हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। यहाँ पे अपग्रेडेशन जिस तरीके से की गई है वो बड़ी काबिल तारीफ़ है, और आपसे ही हम ये जानना चाहेंगे कि अपग्रेडेशन का ये जो नया मरहला है, इसके अंदर लाहौर रेलवे स्टेशन पर क्या क्या सहूलियात दी गई हैं? ये इंफॉर्मेशन डेस्क है, आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे ये स्टाफ मौजूद है। ये आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो ट्रेन से मुतालिक, ये आपको फौरी तौर पे होता है 24/7। ये आपको सारे, ये स्टाफ वेल ट्रेन स्टाफ है। ये एकेडमी हमारी है रेलवे की, वाल्टन एकेडमी, ये वहाँ से ट्रेन होके आया है। आप इनसे कुछ भी पूछें अबाउट रेलवेज़, ये स्टाफ जो है उनको इतला भी देगा कि जी आप ट्रेन ऑन टाइम है, या 5-7 मिनट अगर डिले भी हुआ, और डिले हुआ तो उसकी फैसिलिटीज़ भी मैं आपको बताएंगे कि आराम से AC में जाके आराम से वो
बैठ सकते हैं। सर तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आइए। सर तो ये ई टिकटिंग मशीन है? जी बिल्कुल। यहाँ तो ये बताइए कैसे काम करेगी? यहाँ पे आप अपना ट्रेन जो टिकट है वो ना सिर्फ बुक करवा सकते हैं बल्कि यहाँ से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जबरदस्त। और इसमें इंग्लिश उर्दू बोथ ऑप्शन? जी दोनों है। जबरदस्त। तो ये एक बड़ा जबरदस्त कदम है, आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर आए, बुक टिकट का ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें, अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करें और यहाँ से आपको अपडेट टिकट मिल जाएगी। सर अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं फैमिली लाउंज। आइए। जब अभी गुजर कर आए हैं, आपके साथ मैं आई हूँ, मैंने देखा है बाहर बहुत से लोग हैं, बहुत से पैसेंजर हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। तो क्या उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि लाहौर रेलवे स्टेशन पे इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी मौजूद है? जी एग्जैक्टली। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा ये लोग आते जाएंगे। सिर्फ ये नहीं है, अभी हम जब बाहर जाएंगे तो आपको डिफरेंट लाउंजेस दूसरे भी दिखाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जो टोटल लोग हैं ये मोर देन 500 लोग जो हैं इस स्टेशन पे एक टाइम पे बैठ सकते हैं डिफरेंट लाउंजेस। ठीक है। अगर मैं इस लाउंज की कैपेसिटी की बात करूं तो ये कितनी है? ये मोर देन 200 है यहाँ। ओके ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वॉशरूम्स भी मैं देख रही हूँ, बड़े जबरदस्त किस्म के बने हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ये खवातीन का है, ठीक है, ये मर्दों का है। आप इसको खातून है, आप जाके इसको देख सकते हैं। बिल्कुल। सर फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात की जाए और जिस तरीके से आप मुझे विजिट करा रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये किस तरह बाकी एक्सप्रेस ट्रेन से मुख्तलिफ है और क्या क्या सहूलियात जो हैं वो आवाम को फराहम की जाएंगी? देखिए, पाक बिजनेस एक्सप्रेस में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंडिजिनसली जो प्रोड्यूस की हैं कोचेस AC स्टैंडर्ड की वो की हैं। ठीक है। वो चारों की चारों AC स्टैंडर्ड की कोचेस पाक बिजनेस में लगी हैं। ठीक है। अब ये जो कोचेस हैं ये वही वाली हैं जो ग्रीन लाइन में लगी हुई है। दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ है, ये एक अपग्रेडेड ट्रेन है। इसमें आपको कम्प्लीमेंट्री नाश्ता, डिनर और चाय मिलेगी। यानी जो आवाम को एक सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था कि हम जाके स्टेशन पर वेट करते रहते हैं और ट्रेन नहीं आती और पता चलता है कि ट्रेन 3-3 घंटे लेट है, तो ये वाले जो सिचुएशन है ये बेहतर होने जा रही है। ये बेहतर हो रही है। अच्छा, उसमें डिले में भी आपके इल्म में लाता चलूँ कि डिले खुद से हम नहीं करते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है मौसम, बाज़ जगहों पे हमारा ट्रैक कमज़ोर है, अब वहाँ पे हम स्लो इसलिए कर लेते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पैसेंजर सेफ्टी है। हम जल्दी ट्रेन भगाकर ये तो दादे तहसीन हासिल कर सकते हैं कि वाह जी वाह 2 घंटे पहले हम चलेंगे, लेकिन उसमें पैसेंजर जो सेफ्टी होती है वो कंप्रोमाइज होने का अंदेशा होता है। इसलिए हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं सम एरियाज पे, तो वहाँ हम एक खास रफ्तार से आगे जा नहीं सकते। उस वजह से जब बारिश वगैरह होती है या कुछ दीगर अवामिल उसमें असरअंदाज हो सकते हैं, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है, रफ्तार थोड़ी स्लो करनी पड़ती है जिस वजह से डिले आ जाता है। तो सर अभी हम चलते हैं और जो मजीद जिन लाउंजेस का आप जिक्र कह रहे हैं हम वो भी देखते हैं। इस वक्त हम रेलवे ट्रैक के करीब मौजूद हैं और हमारे पीछे ये एक्सीलरेटर लग चुका है जो मेरा ख्याल से गालिबन पहले नहीं था। कभी नहीं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी जानिब से पाकिस्तान रेलवे को कितना बजट दिया जाता है ताकि वो इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर तरीके से चला सके? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका एस्केलेटर का इफ्तिताह किया है। अब यही जो मॉडल है ये कराची चलेगा, बाद अज़ां ये पूरे मुल्क में बड़े स्टेशनों पर लगाया जाएगा। तो जैसे जैसे मजीद रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा ये सहूलियात में इंशाल्लाह इजाफा होता चला जाएगा। सर अभी हम कहाँ पे मूव करेंगे? अभी हम जा रहे हैं CIP लाउंज। आए। बताएगा ये जो CIP लाउंज है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कौन से पैसेंजर्स को यहाँ पर आना अलाउ है? देखें यहाँ पे AC बिजनेस, ठीक है, और अबव ये लोग आ सकते हैं, पैसेंजर आ सकते हैं, इवन इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टिकट है 300 रुपीज़ की फॉर 3 आवर्स। लेकिन वो टिकट में क्या क्या आपको मिलेगा, उसमें आपको मफिन मिलेगा, सैंडविच मिलेगा और टी मिलेगी जो कि 4 स्टार होटल की होगी। ये वही होटल है जो कि आपको फैसिलिटीज दे रहा है एयरपोर्ट पे। इन जस्ट 300 रुपीज ये तीनों चीजें मिलेंगी। और इसके बाद जो है ऑन द डायरेक्शन ऑफ फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज
इनकी जो मेन्यू है इनका, उसकी बहुत ही मामूली किस्म की जो है वो प्राइस रखी गई। मेन्यू में आपको बताता हूँ, सिर्फ 60 रुपए में ये लोग दे रहे हैं टी, 60 रुपए की चाय और 120 रुपए में कॉफी मिलेगी आपको। जबरदस्त। इसी तरह चिकन पिज्जा जो है वो 200 रुपए में आपको, और बाकी चीजें भी बिल्कुल मामूली सी प्राइस में आपको ये मिल जाएंगी। और ये आपको माहौल अंदाजा हो रहा होगा, ये बिल्कुल चिल माहौल है और ये एज गुड, बल्कि मैं तो समझता हूँ ये एयरपोर्ट से बेटर CIP लाउंज है। आवाम कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेन पे सफ़र करने से पहले सोचती है कि आया ये सफ़र मयारी होगा, आया ये सफ़र आरामदेह होगा, आया इस सफ़र में हमें किसी किस्म का सिक्योरिटी का कोई मसला तो पेश नहीं आएगा। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि 3.5 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं उन्होंने पिछले साल हम सफ़र किया है। इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तादाद 4 करोड़ तक पहुँच जाएगी। लोग इस सफ़र को आसान तरीन, सबसे सस्ता और मयारी तस्वर करते हैं, इसलिए हमारे साथ आते हैं। उनके गिले भी वजह हैं कि समटाइम्स ऐसे हो जाता है। तो ये जो जितने पहले जो लोग थे, हमारे मुसाफिर थे, कुछ रूट गए, वो हम सारे वापस लेके आएंगे, मजीद भी आएंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो मज़ीद आने वाले दिनों में तरक्की करे और पाकिस्तान की आवाम का जो एतमाद है वो रेलवे पे दोबारा से बहाल। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान रेलवे की अपग्रेडेशन एक नए विजन की निशानदही करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक मुसव्विर से मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन वो मुलाकात हम नहीं करवाएंगे, वो कराएंगे वीकेंड पर तारड़ साहब। तो वुड कट आर्ट एक नायाब आर्ट है जिस पर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब महबूब साहब से बात कर रहे हैं। इस बार के एपिसोड की कुछ झलकियां देखते हैं। किसी आर्ट क्रिटिक ने कहा था कि खालिद साहब की ये जो पेंटिंग है, इसका अगर एक हिस्सा भी मुझे दिखा दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि उस वक्त दिन का कौन सा वक्त था, शाम थी, सुबह थी, दोपहर थी। चुनांचे रोशनी बहुत अहम किरदार अदा करती है, फोटोग्राफी में भी और मुसव्वरी में भी। हमारे यहाँ आज महबूब साहब तशरीफ़ रखते हैं। महबूब वुड कट में काम करते हैं लाहौर के हवाले से, और वुड कट जो है वो बहुत एक मुश्किल प्रोसेस है। तो हम इनसे ये भी पूछेंगे कि ये वुड कट क्यों इख्तियार किया इन्होंने, वाटर कलर क्यों नहीं इस्तेमाल किया होगा कहीं ना कहीं, और बाकी जितने भी हैं तरीके, इन्होंने वुड कट जैसा मुश्किल जो है काम वो क्यों मतलब है कि उसमें स्पेशलाइज किया। उनका कि जी वो ब्रश उठाते हैं और एक जगह लगाते हैं और कहते हैं कि ये बादल होना चाहिए, और वो बादल बन जाता है। और उसी ब्रश से, उसी रंग से नीचे वो एक नदी का पानी बनाते हैं और कहते हैं पानी बन जाओ, पानी बन जाओ। कहेंगे कि ये हुनरमंदी हम कभी नहीं सीख पाएंगे। मैं नेशनल कॉलेज जाता हूँ प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके कि मैं जो स्टूडेंट हैं ग्राफिक आर्ट के, उनको एक वर्कशॉप में करवा देता हूँ 7-8 दिन की। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में, पंजाब इसमें GC यूनिवर्सिटी में तो वर्कशॉप आप करवा रहे हैं? वर्कशॉप मैं करवाता हूँ, लेकिन आप हैरान होंगे कि उस वर्कशॉप के लिए वो जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं उनके भी बड़े तरले करने पड़ते हैं। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि जो वर्कशॉप्स आपने मुनक़िद की उनमें कोई ऐसे स्टूडेंट उभरे जो आपका ख्याल है कि इस फन को आगे लेके चले? नहीं। तो देखना ना भूलिएगा कारवांसराय हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। इसी के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अब पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।